आज हम कृषि विज्ञान के जो वनस्पति विज्ञान भाग है उसका 17वां पार्ट जैव तकनीक बायोटेक्नोलॉजी इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए हम देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी होता है क्या। जैव तकनीक बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पहले जान लेते हैं कि सन 1970 के प्रारंभ में आनुवंशिकी के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन एवं विकास हुआ, जिसने मानव जाति के विकास एवं उनकी समस्याओं को हल करने के लिए नए मार्ग प्रशस्त किए। ठीक, आनुवंशिकी के क्षेत्र में इस दौरान एक नए क्षेत्र का विकास हो जिसे आनुवंशिकी अभियांत्रिकी जेनेटिक्स इंजीनियरिंग कहते हैं। आनुवंशिकी की इस शाखा का विकास बर्ग 1970 द्वारा SV40 यानी SV40 विषाणु और ई कोलाई सीरिया जो कोलाई में स्थानांतरित करने की सफलता के साथ हुआ। आनुवंशिकी अभियांत्रिकी का मुख्य उद्देश्य है जीव के जो जीनोम है या जीनों में स्वेच्छानुसार परिवर्तन एवं बदलाव लाकर इसकी प्रकार्यात्मक एवं प्रारूपिक लक्षणों में परिवर्तन करना होता है। ठीक, इस विज्ञान की उपयोगिता को देखते हुए वैज्ञानिकों ने सोचा कि यदि जैविक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का संयुक्त रूप से अध्ययन किया जाए तो भविष्य में यह क्रिया मानव समाज के लिए अत्यधिक लाभकारी सिद्ध हो सकती है। इस परिप्रेक्ष्य में सन 1970 में जैविक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की संयुक्त करके जैविक विज्ञान और जो प्रौद्योगिकी है उसको संयुक्त करके जीव विज्ञान की एक नई शाखा का विकास हुआ जिसे जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी या जैव तकनीक ये कहते हैं, ये भाग है। ठीक, तो इसके डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में पहला देखेंगे जो जैव प्रौद्योगिकी या जैव तकनीकी को भिन्न भिन्न प्रकार से परिभाषित किए गया। जैसे पहला सामान्य रूप से जो उपयोगी जैविक प्रक्रियाओं अप्लाइड बायोलॉजिकल प्रोसेस के विज्ञान को जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। ये दूसरा इस प्रकार है कि यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है इस प्रकार परिभाषित किया कि आनुवंशिक प्रौद्योगिकी सूक्ष्म जीवों, जंतुओं एवं पादप कोश का संवर्धन के गुणों एवं क्षमताओं से लाभ प्राप्त करने के लिए ज्ञान एवं तकनीकी का समेकित उपयोग है, जिसके द्वारा मानव जाति के लिए आवश्यक पदार्थों एवं यौगिकों के निर्माण के लिए भारी संभावनाएं हैं। ये यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अनुसार। इसी प्रकार इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ये IUPAC इसका संक्षिप्त रूप है। इसको 1981 के अनुसार औद्योगिक क्रियाओं, उत्पादों एवं वातावरण पर जैव रसायन, जीव विज्ञान, सूक्ष्म जैविकी एवं रासायनिक अभियांत्रिकी के प्रयोग को जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। इसी प्रकार बुल, हाल्ट एवं लिल्ली ने सन 1982 में एवं लिल्ली ने सन 1982 में इसे इस प्रकार परिभाषित किया कि विभिन्न जैविक कारकों से जो वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक के सिद्धांतों के उपयोग के द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुएं प्राप्त करना एवं अन्य लाभदायक कार्यों का संपादन करना ही जैव तकनीक कहलाता है। ठीक, तो सूक्ष्म जीवों में पाए जाने वाले एंजाइमों के द्वारा होने वाली किण्वन की क्रिया प्राचीन काल से ही ज्ञात है। यह जैव तकनीक के उपयोग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक, तो इस प्रकार अलग अलग ढंग से परिभाषित किए। इसी में जैसे दूध से दही एवं पनीर का निर्माण करना तथा सीरे से सिरका बनना भी इसका एक उदाहरण है। प्रतिजैविकों के उत्पादन में कवकों का उपयोग भी जैव प्रौद्योगिकी का एक अच्छा उदाहरण है।
प्रति जो जैविक है। इस प्रकार जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत भी समस्त औद्योगिक प्रक्रियाएं आती है जो जीवों की मध्यस्थता से संपादित होती है। ठीक, इस प्रकार अलग अलग वैज्ञानिकों ने और अलग अलग जो संगठन है इस प्रकार से जैव तकनीकों को परिभाषित किया, यानी बायोटेक्नोलॉजी के आने से जीवों के जो विकास है या जीवों की जो योग्यता है उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। ठीक, तो इसके बाद हम देखते हैं इतिहास या हिस्ट्री, ये क्या होता है। जैव तकनीक के इतिहास में देखते हैं कि मनुष्य जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग प्राचीन काल से ही अप्रत्यक्ष रूप से करता आ रहा है। जैसे उदाहरण में देखते हैं दही है एवं जिसको कर्ड एवं मदिरा वाइन का निर्माण। ठीक, दही और मदिरा का निर्माण एक जैव प्रक्रिया है जिसका ज्ञान एरियंस को 2500 BC पूर्व से ही था। जो एरियंस थे उसको 2500 BC पूर्व ही था, क्योंकि उस समय वैज्ञानिक जो विधियों का विकास नहीं हुआ था, अतः जैव प्रौद्योगिकी का कोई आधार नहीं बन पाया। 19वीं शताब्दी में जो जैव प्रौद्योगिकी का विकास प्रारंभ हुआ, जबकि लुईस पास्चर 1860 से 1910 ने ईस्ट कोशिका के द्वारा शर्करा का किण्वन करके एल्कोहल तैयार किया। ठीक, लुईस पास्चर ने इस क्षेत्र में विस्तृत अध्ययन 20वीं शताब्दी में सन 1920 से प्रारंभ हुआ। सन 1920 में लीड्स सिटी काउंसिल यूके ने सर्वप्रथम जैव प्रौद्योगिकी इंस्टीट्यूट ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी की स्थापना की। इस उपयोगिता को देखते हुए सन 1978 में यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है उसकी स्थापना की गई। ठीक, तो जैव तकनीक का स्कोप क्या है, स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ये समझते हैं। स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जैव तकनीक का विषय क्षेत्र में वास्तव में आधुनिक जैव तकनीकी एक इंटरडिसिप्लिनरी एक्टिविटी है जो कि जैव रासायनिक, माइक्रोबायोलॉजी, अनुवांशिकी अभियांत्रिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड जेनेटिक्स इंजीनियरिंग और फिजियोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, बायोफिजिक्स, मेटलर्जी यानी मेटलर्जी जो है और किण्वन है, फर्मेंटेशन आदि तकनीक से घनिष्ठ रूप से संबंधित होती है। ठीक, तो इतने सारे जो सब्जेक्ट है, इतने सारे जो शाखा है, इससे ये घनिष्ठ संबंधित होती है। ठीक, इसके बाद जो जैव तकनीक की जो प्रमुख क्षेत्र है इसके बारे में जैसे देखते हैं वो इस प्रकार है। जैव तकनीक के प्रमुख विषय क्षेत्र, जैव तकनीक के प्रमुख विषय क्षेत्र में प्रमुख विषय क्षेत्र मेजर वर्किंग एरियाज और उसका प्रोडक्ट पार्ट क्या है। तो जैव तकनीक में जैसे अनुवांशिक अभियांत्रिकी एवं पुनर्योगज डीएनए तकनीक, जो पुनर्योगज डीएनए तकनीक वाला है उसमें एंजाइम, हार्मोन, प्रतिजैविक, टीके, इंटरफेरॉन आदि इसका उत्पाद है। इसी प्रकार किण्वन के द्वारा जो किण्वन जो क्षेत्र है वहां क्या करते हैं कि एंजाइम, विटामिन, एल्कोहल, प्रतिजैविक और कीटनाशक आदि इसका उत्पाद है। ये इस तकनीक के द्वारा तैयार की जाती है। इसी प्रकार एंजाइम जो इसका क्षेत्र है उस क्षेत्र में क्या क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के जो एंजाइम है उसका उत्पाद बनाई जाती है। उसी प्रकार नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जो चौथा क्षेत्र में इसमें जैव उर्वरक है, जो जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर्स इसका एक उत्पाद है। इसी प्रकार जो अन्य है जैसे इसमें जैविक तत्वों का उपचार एवं प्रयोग एक विषय है, तो इसके अंतर्गत एल्कोहल, जैव ईंधन एवं माइक्रो प्रोटीन ये इसका उत्पाद है। इसी प्रकार
छठवां में देखते हैं प्राणी एवं पादप कोशिका संवर्धन, इसका एक विषय क्षेत्र है। तो इस विषय क्षेत्र के अंतर्गत स्टेरॉइड्स, एल्केलाइड्स, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज और कैप्सुलेटेड बेस, इंटरफेरॉन आदि इसका उत्पाद है। तो इस प्रकार से इसका एक प्रमुख विषय क्षेत्र है। अब हम देखते हैं जैव तकनीक एवं कृषि, बायोटेक्नोलॉजी एवं एग्रीकल्चर। तो जैव तकनीक एवं कृषि में कि पुनर्योगज डीएनए तकनीक, रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी का सबसे अधिक उत्तम उपयोग पौधों के आनुवांशिक पदार्थ में परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है। प्लाज्मिड्स द्वारा जीन्स को उठाकर तथा उनका विस्थापन संवर्धन में उगते हुए प्रोटोप्लास्ट में करके पोषक कोशिकाओं की जेनेटिक्स बनावट पर असर डाला जाता है। वैज्ञानिकों ने इसका महत्व अच्छी प्रकार से समझ लिया है तथा नए ऐच्छिक जीन को विस्थापित कर नए प्रकार के पौधे के स्ट्रैंड को उत्पादित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये उपयुक्त परिवर्तन फसलों में लाने के लिए क्लोन जीन्स एवं वेक्टर डीएनए ये आवश्यकता होती है। वैसे तो विभिन्न वेक्टर्स का पता लगाया जा चुका है, परंतु फसलों के लिए उत्पादित पौधों में प्लाज्मिड अधिक महत्वपूर्ण पाए गए हैं। तो कृषि के क्षेत्र में जैव तकनीक की उपयोगिता, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि पौधों उपयोगिता में पौधों की उत्पादकता में सुधार, नाइट्रोजन स्थिरीकरण है, फ्रेंच बीन है, सोयाबीन है, ये मटर है, धान है, बीजों की पोषक मान में सुधार, प्रकाश संश्लेषण, फसल सुरक्षा, जैव उर्वरकों का विकास, जीवाणु जैव उर्वरक, राइजोबियम जैव उर्वरक, साइनोबैक्टीरियल जैव उर्वरक, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।